को जो सबसे अच्छा लगा वो है मुझ में मीठा तू है। उसकी हर पंक्ति जो है कुछ न कुछ विशेष अर्थ लिए हुए है। माया जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने जमी जमाई ये दैनिक भास्कर में शीर्ष पद पर रहते हुए नौकरी इसलिए छोड़ दी कि हमें किताबों को बचाना है, और इसके लिए उन्होंने एक बड़े प्रकाशन गृह बोधि प्रकाशन की स्थापना की। उसके जरिए इन्होंने हर ऐसे लेखक को प्रेरित किया और उनकी पुस्तक का प्रकाशन किया। माया जी का एक और बहुत हमको याद है, कई वर्ष पूर्व इन्होंने फेसबुक पर लगातार लिखने वाले कवियों को छांट करके उसमें से एक संकलन निकाला था कि औरत होकर सवाल करती है। माया जी यही नाम था ना? हाँ, स्त्रियों का सवाल करती है, ठीक है। तो वो बहुत लोकप्रिय हुआ था और पूरे देश विदेश में उसकी बहुत चर्चा हुई। माया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी। अनुराग जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अनुराग शुक्ला जी भी है। ये भी कवि हृदय आदमी है और कविताओं में इनकी खासी रुचि है। हम लोग माया जी बात आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी को 30 लाख रुपए की हिंदी युग ने रॉयल्टी दी, इसको लेकर इतना बखेड़ा क्यों मच गया पूरे देश में? क्या 30 लाख रुपए की धनराशि इतनी बड़ी है कि मतलब पूरे देश में शोर शराबा हो जाए, जबकि इसका स्वागत किया जाना चाहिए था? किसी लेखक को इतनी बड़ी रकम मिल रही है और वो भी इस अवस्था में। बड़ी धनराशि रॉयल्टी के रूप में मिलना हिंदी जगत में एक बड़ी घटना की तरह देखा गया। जी, मैं जो समझ पा रहा हूं, हालांकि इसके बहुत सारे पहलू हैं, इस पे एक एक करके बात की जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये एक व्यावसायिक घटना है, जी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि व्यवसाय के बहुत सारे गणित होते हैं, ठीक। तीसरी बात यह है कि हिंदी में इस समय हिंदी किताबों की जो बिक्री की जो स्थिति है, या हिंदी की जो पाठकों की स्थिति है, या प्रसार की जो स्थिति है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। लगातार उसकी बिक्री में गिरावट आ रही है, आई है और अभी आ भी रही है। कारण हम सबके सामने है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। स्मार्टफोन ने लगभग सब चीजों को रिप्लेस कर दिया है। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से बाहर हो रही हैं, किताबें भी उनमें से एक है। किताबें दो तीन कारणों से पढ़ी जाती थी, मनोरंजन के लिए, सूचनाओं के लिए, ज्ञान के लिए। सूचना और ज्ञान के लिए आपके पास दूसरे साधन हो गए, मनोरंजन के लिए आपके पास दूसरे साधन हो गए, तो किताब आपकी उपयोगिता से बाहर की चीज होने लग गई धीरे धीरे। फिर भी किताब की, मैं ये नहीं कहूंगा किताब कोई उपयोगी चीज नहीं है। जो बाजार की स्थिति है, मैं केवल उसकी बात बोल रहा हूँ कि बाजार के हिसाब से वो चीजें बाहर हो गई। ऐसी स्थिति में हिंदी के जो रचनाकार हैं उनको रॉयल्टी वाली जो अवधारणा थी, वो लगभग समाप्त सी हिंदी में हो गई। बहुत कम, किसी को बहुत अच्छे खासे बड़े लेखकों को किसी को साल में 5,000 10,000 कोई रॉयल्टी बिक्री के हिसाब से मिल जाए तो बात अलग है, क्योंकि पूरी बिक्री का उसको 10-20% मिलना होता है। ऐसा नहीं कि पूरी बिक्री उसको मिल रही है। तो 10-20% का मतलब ये होता है, मान लीजिए 5,000 मिला तो एटलीस्ट 50-60,000 की किताब उसकी बिकी साल में, ठीक है ना। तो 30 लाख की रॉयल्टी का मतलब हुआ कि लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की किताब आपने बेची किसी रचनाकार की, जो थोड़ा हिंदी जगत के लिए अविश्वसनीय घटना है। हिंदी जगत उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, या इसमें कोई व्यावसायिक चीजें पर्दे के पीछे काम कर रही हैं, या ये केवल एक प्रोपेगेंडा है। व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें लोगों के दिमाग में आ रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं इस बारे में सुन रही। मैं इस पर अभी तक अपनी राय नहीं बना पाया हूं कि क्या ये वाकई एक अच्छी घटना हुई है,
या इसके कुछ व्यावसायिक पहलू हैं जो हमारी नजर में अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसलिए इतना हल्ला गुल्ला जो मचा वो मुख्य इस कारण से हुआ कि इस पूरी घटना को संदेह की दृष्टि से देखा गया। जी। ठीक है, और दूसरा इसलिए हुआ कि इतनी लाखों करोड़ों किताबों के बीच से एक किताब के साथ ही ऐसा हुआ है, बाकी किसी किताब के साथ या ओवरऑल हिंदी किताबों के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, या पूरी किताबों हिंदी किताबों की बिक्री अचानक बढ़ी हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर ये सवाल आया कि क्या विनोद कुमार शुक्ल ने कुछ ऐसा रच दिया है जो न भूतो न भविष्यति जैसा है। तो फिर उसकी समीक्षाएं होने लगी, फिर उस पर बात होने लगी कि साहब बहुत लोग तो स्वाभाविक है कि पसंद नापसंद दोनों तरह की चीजें होंगी, और वही सब हुआ। तो ये सारे चीजें मिला करके हमको ऐसा लगा कि जैसे एकदम से उछाल सा आ गया, एक उभार सा आया चर्चाओं का, और लोग इस पे बार हर कोई जिसको देखो इसी पे बात किए जा रहा था। ठीक है, जबकि ये एक घटना की तरह था, इसको एक घटना की तरह लिया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर सचमुच इतनी किताबें बिक रही हैं, या विनोद जी की या किसी भी रचनाकार की अगर इतनी किताबें बिकी हैं और एक अच्छी खासी रॉयल्टी भी बनी है, तो ये हम सबके लिए खुशी की बात है। ऐसा होना चाहिए, हम तो चाहते हैं सब किताबें बिके, जो भी अच्छी आपने किताबें जो हैं वो सब बिके। इस पूरे प्रसंग को आपने जो देखा समझा उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है अभी इसको ना, इस पे संदेह वाली जो बात है वो तो स्वाभाविक है, लोगों का है इसमें, पर इस पे थोड़ा अभी समय लेने की जरूरत है। चीजें शायद कुछ चीजें खुलेंगी, समय आने पे पता जी। लगेगा कि क्या एक्चुअल में हुआ क्या है, बात क्या है। ठीक है, बहुत सारी कहानियां सुनने में आई, बहुत सारे मित्रों ने मुझे भी फोन पे बताया कि नहीं नहीं ऐसा हुआ है, दरअसल इसके पीछे ये राजनीति है, इसके पीछे ये गणित है, एक दो प्रकाशनों के बीच की लड़ाई है, वो सब व्यवसायिक स्पर्धाएं, और ये सारी बहुत सारे किस्से सुनाए गए। पर मैंने अपनी राय अब तक इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि मुझे लगता है दोनों पक्षों में कुछ कुछ सच्चाई दिखती है। ठीक है, जिन्होंने ये जो प्रकाशन है जहाँ से ये रॉयल्टी दी गई है, हिंदी जो शैलेश भारतवासी जी उसके जो मालिक है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, और उनसे भी बहुत अच्छे संवाद होता रहा है अब तक। तो उनसे भी बात करेंगे, मेले में मिलेंगे तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या गणित है, या ऐसा क्या हुआ है, या अब स्वाभाविक है कि ये कहा जा रहा है कि सब उन्होंने बिक्री के बहुत सारे अच्छे तरीके अपनाए, ललन टॉप ने भी उसको खूब प्रमोट किया, जी। और दूसरे कई चैनलों ने उसको प्रमोट किया, इस वजह से वो किताब बिकी है। तो क्या अगर ये ऐसा सचमुच हुआ है तो मुझे लगता है फिर ये दूसरी किताबों के साथ भी किया जाना चाहिए। दूसरी अच्छी किताबें बहुत है अभी, ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली और आखिरी किताब है जिसको प्रमोट करने की जरूरत थी। इससे पहले की भी बहुत सारी किताबें हैं, इसके बाद भी बहुत सारी अच्छी किताबें आई हैं। विनोद जी बहुत सम्मानित रचनाकार हैं, बहुत सम्मान है उनके प्रति मन में, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पर बाजार अपनी जगह है। आप दिल्ली से लेकर के देश के विभिन्न भागों में होने वाले पुस्तक मेला में लगातार जाते रहे हैं, आपकी भागीदारी रही है। आपको कौन लगता है हिंदी पुस्तकों की दुनिया में कुछ उछाल आया है या कुछ कमी महसूस की जा रही है? इंटरनेट ऐसा के आ कुछ नहीं जाने से हुआ है, क्या असर? ऐसा कोई उछाल जैसा कुछ नहीं हुआ है। सामान्य सही चल रहा है। मैं कहूँगा कि एक लगभग एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ देखेंगे तो लगभग हल्की फुल्की सी एक मूवमेंट के साथ एक स्ट्रेट लाइन चल रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। अगर बदलाव है कुछ हद तक तो वो गिरावट की तरफ है, कहीं कहीं अगर है तो। ठीक है, उछाल अगर मैं इसको हिंदी पुस्तकों में, चूंकि आपने कहा हिंदी पुस्तकों में उछाल नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक दो किताब में उछाल होने को आप पूरी हिंदी पुस्तकों में उछाल नहीं कह सकते हैं। जी। ठीक है, उसके हजार कारण हो सकते हैं। जब आप एक चीज को अचानक उछलती है, एक चीज अचानक ऊपर बहुत ऊपर चली जाती है, और उसके बीच में और दूसरी चीजों के बीच में अंतराल बहुत बड़ा हो जाता है। ये जो संदेह की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उसकी वजह यही है कि वो अंतराल इतना बड़ा है कि क्या अगर
हिंदी किताबों के प्रति लोगों का रुख बड़ा होता तो बाकी किताबों पर भी उसका असर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। जी पुस्तक मेले में विश्व पुस्तक मेले में भी शामिल थे हम लोग, पिछली बार भी शामिल थे, अभी 1 जनवरी में फिर जी आने वाला है। विश्व पुस्तक मेले में भी कोई ऐसा नहीं घटना हुई है कि अचानक हिंदी किताबों के प्रति रुझान बढ़ गया हो, बल्कि पहले की तुलना में आज से 10-15 साल पहले जो हम मेले में देखते थे और आज जो हम देखते हैं, उसमें लगातार लोगों की संख्या में और लोगों के खरीदने की क्षमता में और लोगों के खरीदने की इच्छा में लगातार गिरावट हुई है। ठीक है? तो ट्रेंड दिखता कुछ और है और चल कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ये सारा एक अजीब सा बन गया है सिनेरियो। तो प्रकाशकों को और क्या उपक्रम करने चाहिए कि जिससे पुस्तकों की बिक्री बढ़े? सारे प्रकाशक बहुत कुछ जानते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके बीच में, बहुत बाद में शुरू किया है मैंने। जो हमसे बहुत पहले से लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं निश्चित रूप से। तो मुझे लगता है कि पुस्तक में 2-3 चीज तो होनी चाहिए। एक तो पाठक की पहुंच में रहे पुस्तक, मूल्य के हिसाब से भी और उपलब्धता के हिसाब से भी। कई बार क्या है, मूल्य तो कहीं अधिक नहीं भी होता, लेकिन उपलब्धता ही नहीं है। मैं आपको जिस शहर में मैं रहता हूं, इस शहर की आबादी लगभग 35 लाख है, लेकिन पूरे शहर में साहित्यिक किताबों की दुकान ढूंढने निकलेंगे तो शायद 2 मिलेंगी। तो उपलब्धता की स्थिति ये है। अब ये दोनों दो तरफा है। कई बार कहते हैं कि साहब उपलब्धता नहीं है इसलिए नहीं खरीदी जा रही है, कई बार कहते हैं चूंकि खरीदी नहीं जा रही है इसलिए उपलब्धता कैसे होगी। जब कोई खरीदेगा तभी तो लोग कोई दुकान खोलना चाहेगा, उसकी कोई बिक्री करना चाहेगा, घाटे का सौदा कौन करेगा। तो ये दो तरफा चक्र में फंस गया है। तो प्रकाशकों को इस चक्कर से निकलने के लिए कुछ रास्ते निकालने चाहिए। जैसे बीच बीच में ये अभियान चलते हैं, पुस्तकें जो चल प्रदर्शनियां चलती हैं गांव गांव में, जी कस्बों में। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है वो ये कि महानगरों का मोह थोड़ा कम कर देना चाहिए प्रकाशकों को, थोड़ा कस्बों की तरफ रुख करना चाहिए। क्योंकि अभी भी हमारा अनुभव ये कहता है, हमने बड़े गांव और छोटे कस्बे, या है ना, ये एक लाइन रखी है हमने कि ऐसे गांव जो लगभग कस्बा बनने की प्रक्रिया में है, या ऐसे छोटे कस्बे जो गांव से थोड़ा समय में ही कस्बा बन रहे हैं, बने हैं, वहां पर हमने प्रदर्शनियों का एक सिलसिला शुरू किया था। जी और शहरों में भी हालांकि बीच बीच में किया, जिला हेडक्वार्टर पे। लेकिन कस्बों में इसका मुझे कहना चाहिए कि इसकी जो परिणाम है या जो इसकी प्रतिक्रिया है या रिस्पॉन्स कह सकते हैं, बहुत बढ़िया रहा। गांव में भी बहुत बढ़िया रहा। बहुत सारी जगह ऐसी रही जहां हम लोग 2 या 3 दिन की प्रदर्शनी के लिए सोच के गए थे, लेकिन वहां 5 दिन चलाई हमने, है ना। जी या कहिए कि दिन में सुबह हम लोग सोचते थे कि शाम को 8 बजे तक या 7 बजे तक अंधेरा होने तक इसको चलाएंगे, क्योंकि गांव में बिजली की व्यवस्थाएं सीमित होती हैं। तो लेकिन देर तक चलाई रखने पड़ी। तो ये लोगों का उत्साह जो है, वहां पाठकों का जो उत्साह है, उसने बहुत ताकत दी। उससे समझ में आया कि यार हम लोग जहां पाठक ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। पाठक जहां है वहां हम नहीं पहुंच रहे हैं, और जहां हम बार बार दस्तक दे रहे हैं वहां पाठक कम है। तो हमारे को कहीं थोड़ा सा अपनी दिशा बदलने की भी जरूरत है। मूल्य तो यही है। और दूसरा सबसे जो खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि बल्क परचेजिंग का मोह छोड़ करके थोड़ा कठिन रास्ता चुनना चाहिए। कोशिश करें सीधे पाठकों को बेचने में बहुत दिक्कतें हैं, जी बहुत सारी परेशानियां हैं, आर्थिक रूप से बहुत कम लाभ है। ठीक जी है, जी सीधा बल्क बेचने में बहुत फायदे हैं, बहुत सारा पैसा एक साथ आ जाता है, अच्छा लगता है। और व्यवसाय है तो हर आदमी अपने लाभ के लिए काम करता है। मैं इसमें कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, बल्क खरीदता है तो बल्क बेचता है तो बुरा काम कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी जगह ठीक है, पर थोड़ा अगर सीधी बिक्री पे ध्यान देंगे तो पाठकों को फायदा होगा उसका।
ये अमेजन और किंडल का के आने का कुछ लाभ हुआ या अ, कुछ इससे? ये अच्छा ही तो एक प्लेटफॉर्म है बिक्री का। अमेजोन के या जो दूसरी साइट अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या साहित्य इतिहास की साइट है, या बाय मी अ बुक है, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जो काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, हर प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन उपलब्ध है किताबें। लेकिन महानगरों में या जहां भी नगरों में जिनकी भी जिनका एक्सेस है ऑनलाइन चीजों को खरीदने बेचने को लेकर के, तो वो लोग वहां से लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। किंडल की जहां तक बात है, तो किंडल में भी किताबें पढ़ी जाती हैं, जो डिजिटल बुक है पढ़ी जाती है, डाउनलोड की जाती है। पर अभी हिंदी में उसका चलन अपेक्षाकृत बहुत कम है। अंग्रेजी में तो फिर भी ठीक ठाक है, हिंदी में उसका चलन कम है। और हिंदी में केवल ज्यादातर किताबें जो संदर्भ पुस्तकें हैं, जो बहुत महंगी हैं या अनुपलब्ध हैं, या जिसको आसानी से ढूंढना नहीं जा सकता है, लाइब्रेरीज में कहीं जाना पड़ता है बहुत सारी जगह, वो अगर किंडल पे या ऐसी ऑनलाइन उस पे डिजिटल डाली जाती है, तो लोग उसको डाउनलोड करते हैं, क्योंकि वो सस्ती भी हो जाती है वहां, क्योंकि उसका तो बहुत अधिक पैसा लगता नहीं है। और दूसरा ये होता है कि आसानी से उनको मिल जाती है। लेकिन अभी जो बाकी जो पुस्तकें हैं, फिक्शन जिसको हम कहते हैं, कविता कहानी उपन्यास वाली जो किताबें जी हैं, उसका अभी किंडल पे उतना ज्यादा चलन नहीं है। जी। शायद शुक्ला आने जी वाले आप समय में हो। शुक्ला जी आप जी कुछ पूछ रहे थे। सॉरी, राजू जी कुछ बोल रहे हैं? शुक्ला जी का कोई प्रश्न था, हाँ पूछना चाह शुक्ला रहे जी, जी। मेरा प्रश्न सर ये है कि आप चूंकि हिंदी के इतने चर्चित कवि रहे हैं और हिंदी साहित्य के गंभीरता, उसके कितने स्तर हैं लेखन के, वो भी समझते हैं, बाद में प्रकाशन से भी जुड़े, फेसबुक पे लिखे हुए को आपने किताब के तौर पे प्रकाशित किया और वो बहुत चर्चा में भी रही, और 30 लाख रुपए की रॉयल्टी वाले जो प्रकाशक हैं उनके ऊपर एक ये आरोप लगता है कि वो मतलब पॉपुलर राइटिंग को, लोकप्रिय लेखन को बहुत प्रचारित कर रहे हैं। तो साहित्य और प्रकाशन बिक्री का ये जो पूरा अंतर संबंध है, उसमें लोकप्रिय लेखन, साहित्य की स्तरीयता, जैसे विनोद जी के मामले में भी ये बहुत हुआ कि फिर उनकी किताबों की समीक्षा कुछ दूसरी तरह से होने लगी कि वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उन्होंने बक्सर पे नहीं लिखा, जबकि मतलब अब ये लेखक की स्वतंत्रता है, वो काहे पे लिखेगा। तो इसको कैसे देखते हैं इस पूरी धारा को कि किताबें बेचना एक प्रकाशक की एक चुनौती है, और साहित्य क्या मतलब लोकप्रिय धारा में जाते ही वो खराब हो जा रहा है, या फेसबुक पे बहुत लोग लिख रहे हैं उसको आप देख रहे हैं, फेसबुक तो सबकी अभिव्यक्ति है, और उसकी आपने किताब भी बनाई है, तो ये बड़ा जटिल जैसा प्रश्न लगता है मुझे। तो इसको आप बतौर प्रकाशक और उससे भी ज्यादा बतौर कवि कैसे देखते हैं? ये अच्छा सवाल है, निश्चित रूप से बहुत जरूरी सवाल है, और इस पे काफी बात हुई भी है और होनी भी चाहिए। एक बात तो ये कि ये स्ट्रीम, दो स्ट्रीम साहित्य में हमेशा से रही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक जिसको आजकल थोड़ा सम्मानजनक शब्द है उसके लिए, हम कहते हैं लोकप्रिय साहित्य। पहले उसको कहते थे लुगदी साहित्य, है ना। जी। पल्प, जो अंग्रेजी में जो पल्प से शब्द आया हिंदी में, तो पल्प उसको पल्प। कहते हैं कि लुगदी साहित्य। लुगदी साहित्य क्योंकि वो लुगदी वाले कागज पे, जो मतलब घटिया कागज पे छापा जाता था सामान्यतः पहले, आजकल तो बहुत अच्छे कागज पे भी छपने लगा है वो सब, जिसमें रहस्य, रोमांच और उस तरह की जो है ना, थ्रिलर, वो सब छापे जाते थे, बैंक रॉबरी है। तो जैसे उस तरह के बहुत अपराध लोकप्रिय कथाएं। लेखक हैं जो हम सब ने पढ़े हुए हैं, ठीक है। सुरेंद्र पाठक जी तो अभी हमारे बीच मौजूद हैं, पुस्तक मेले में भी आते रहे हैं, इब्ने इब्ने सफी, और मैं खुद सुरेंद्र पाठक जी का बहुत इब्ने सफी प्रशंसक। हम लोग पढ़ते थे जबकि बाद में चले गए थे। हाँ, यार मैं खुद बहुत प्रशंसक रहा, उनका खूब पढ़े हैं मैंने, उनके उपन्यास, है ना। तो ये एक धारा हमेशा से रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी धारा, जिसको आप मुख्य धारा कह रहे हैं, वो धारा भी हमेशा से मौजूद रही है, ठीक है। सुरेंद्र पाठक भी अपनी जगह लिख रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल भी अपनी जगह लिख रहे हैं। इसको एक सिंबल की तरह लीजिए आप, कि एक तरफ सुरेंद्र पाठक की एक धारा है, एक तरफ विनोद कुमार शुक्ल और इस तरह के गंभीर जो लेखक हैं उनकी धारा है। ये दो धाराएं पहले से साथ थी, आज भी हैं। इनके बीच में दरअसल कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों की रीडरशिप एकदम अलग है। और मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि कई बार कोई रीडर
एक धारा से शुरू करके दूसरी धारा तक पहुंचता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे हमारे बीच में, हमारे मित्रों के बीच में, जिन्होंने एक जासूसी उपन्यास पढ़ने शुरू किए और धीरे धीरे वो गंभीर साहित्य में उतर गए। ठीक है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। तो शुरू में तो बड़े हम लोग बचपन में मुझे याद है एस.सी. बेदी का एक राजन इकबाल सीरीज आया करता था, है ना। लखनऊ में ही संयोग से उनके अंतिम दिन एस.सी. बेदी के लखनऊ में ही बीते। अरे क्या बात, अच्छा। हमारी तो मुलाकात एस.सी. बेदी जी का वो राजन इकबाल सीरीज आई करती थी। हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में जब पढ़ते थे तो हम लोग वो पढ़ा करते थे। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोग सुरेंद्र पाठक, वेद प्रकाश शर्मा, गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, बहुत सारे एक पूरी सीरीज है आपका, कर्नल रंजीत और न जाने कितने सारे नाम आपको गिन सकते हैं। ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा वगैरह। और संयोग से पिछले मेले में मेरे उस प्रकाशक से मुलाकात हुई जिसको जो ये सब चीजें बहुत लंबे समय से ओम प्रकाश शर्मा जी का पूरा साहित्य छाप रहे थे। ठीक है, तो मैंने ये पाया कि दरअसल कई बार ये यात्रा है, वहां से आप शुरू करके धीरे धीरे आप गंभीर साहित्य में उतरते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधे गंभीर साहित्य से ही शुरू करते हैं और उसी धारा में आगे चलते हैं। ये तो पाठक की दृष्टि से बात हुई। ठीक है, लेखन की दृष्टि से दोनों अपनी अपनी जगह है, दोनों को तुलना करना बेकार है। ठीक है, अब बात रही व्यवसाय की दृष्टि से और प्रकाशन की दृष्टि से। प्रकाशन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मैं एक शब्द से आपसे थोड़ा सा इसमें बात करना चाहता हूँ। एक होता है, हमारे बीच में एक बार फेसबुक पे बहस चली हमारे मित्रों के बीच में, किसी ने किसी को लिख दिया यार वो लेखक तो है पर साहित्यकार नहीं है, तो बड़ा झगड़ा हुआ। बोले यार लेखक है साहित्यकार नहीं, ये क्या बात हुई? लेकिन ये बड़ी तार्किक बात है। हर लेखक साहित्यकार नहीं होता है। ठीक है, अब मछली पालन पर किताब जो लिख रहा है वो भी लेखक है। ठीक है, जूते पॉलिश करने की कला पर कोई किताब लिख रहा है वो भी लेखक है, या कोई खेती बाड़ी पर किताब लिख रहा है वो भी लेखक है, लेकिन वो साहित्यकार नहीं। ठीक, तो ये अंतर धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। तो ये जो जिसको हम लोकप्रिय साहित्य कह रहे हैं, ये दरअसल मूलतः लेखक है जो जासूसी लेखन करते हैं रोमांच के लिए, मनोरंजन के लिए। क्योंकि इनका, अब कहेंगे लोग, कहेंगे अब साहब आप मेन स्ट्रीम उसको क्यों मानते हो, मेन स्ट्रीम इसको क्यों नहीं मान लेते, जबकि लोकप्रिय ज्यादा ये है। लेकिन मेरे पास में जो सोचने का जो तरीका है वो ये है कि इसका कोई दीर्घकालीन असर आपकी जिंदगी पर नहीं होता है, जबकि गंभीर साहित्य आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए है, आपको बेहतर बनाने के लिए है। मैं एक थ्रिलर पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, मुझे अभी भी अच्छा लगता है पढ़ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, मुझे अच्छा कोई नॉवल मिल जाए मैं भी पढ़ूंगा। ठीक है, लेकिन उस थ्रिलर को पढ़ने के बाद मैं साइड में रख दूंगा, दोबारा उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन अगर मैं विनोद कुमार शुक्ल की एक किताब पढ़ता हूँ, नौकर की कमीज पढ़ता हूँ या दीवार में खिड़की पढ़ता हूँ, कोई भी एक पढ़ लेता हूँ, तो बहुत दिन तक मुझे परेशान करेगी, बहुत दिन तक मेरे भीतर रहेगी, उनसे बहुत सारे सवाल चीजें निकल करके आएंगी, बहुत सारी चीजों को देखने का मेरा नजरिया बदलेगा। गंभीर साहित्य को पढ़ने के बाद आप वो नहीं रहते जो उसको पढ़ने से पहले थे। ठीक है, वो जो बदलाव है वो दीर्घकालीन है, कई बार स्थायी है। वो बदलाव केवल उसी साहित्य से संभव है, इसलिए हम उसको साहित्य की मुख्य धारा कहते हैं। न कि संख्या के आधार पे, न कि बिक्री के आधार पे, न कि उसके व्यवसाय के आधार पे। व्यवसाय हो सकता है उस मुख्य धारा के साहित्य, उस लोकप्रिय साहित्य की तुलना में शायद 25% भी व्यवसाय नहीं करता होगा, इसके बावजूद वो मुख्य धारा ही रहेगी और ये लेखन ही रहेगा। इस भारी भरकम राजनीति के बाद प्रकाशकों के सामने क्या कुछ नई चुनौतियां आई हैं? प्रकाशकों के सामने चुनौतियां तो हम सबके सामने ही है, दिख ही रहा है। क्योंकि प्रकाशक जब हम कहेंगे तो हम प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, प्रिंटेड बुक्स की बात कर रहे हैं, है ना। डिजिटल बुक्स तो अपनी जगह ही है, और प्रिंटेड बुक्स की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से देखिए एक बड़ा विचित्र आंकड़ा है, किताबें
छपने की गति और संख्या बढ़ी है, किताबें पढ़ने और बिकने की संख्या और गति घटी है। ये असंतुलन बड़ा विचित्र है, क्योंकि तकनीक इतना बढ़ गया है, इतनी तकनीक आ गई है कि बड़े आराम से कोई भी व्यक्ति 5 दिन में 7 दिन में भी किताब तैयार कर लेता है या करवा लेता है। ठीक है, कई बार इससे भी कम समय में हो जाती है। पर खाली किताबों का छपना किसी भी व्यवसाय की या कहिए कि किसी धारा की समृद्धि नहीं कह सकते हम कि किताबें ज्यादा छपने लगी हैं। छपने लगी हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या ज्यादा पढ़ी भी जाने लगी हैं? हुआ ये है, आपकी किताब छपती है, आपके 10 मित्र हैं, वो 10 मित्र इसलिए किताब खरीद लेते हैं, यार राजू जी को बुरा लगेगा अगर नहीं खरीदूंगा तो, है ना? वो किताब खरीद के फोटो खिंचवा के राजू जी को भेजेंगे, देखो मैंने आप पुस्तक मेले से आपकी किताब मैंने खरीद ली है। राजू जी उसको थैंक यू बोलेंगे, उसके बाद में वो किताब घर ले जाके रख देंगे। ठीक है, ये स्थिति बहुत बड़े लेवल पर है, जो हम बहुत सामान्य रूप से बात कर रहे हैं, एक्चुअली बहुत बड़े स्तर पर है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो बहुत नए एक सामान्य लेखक जिसको हम कह सकते हैं, जिसका बड़ा नहीं एक बड़ा कच्चा लेखन, शुरुआती लेखन है, उनकी किताबें खूब सारी बिकी, और अच्छी खासी जो किताब जिससे मैं उम्मीद कर रहा था उसकी 10 कॉपियां नहीं बिक रही। ऐसा क्यों हुआ? जब ये देखा तो ये पाया कि वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति, उसके दोस्त बहुत है, उसका सर्कल बहुत बड़ा है, उसका सर्कल बड़ा है, और उसकी अपने माने अच्छा एक पीआर, जिसको अपना बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं तेरा पीआर बड़ा अच्छा है, तो उसका पीआर बड़ा अच्छा है, तो लोग किताब खरीद रहे हैं। किताब खरीद के उसको बता भी रहे हैं कि ये देखो मैंने अमेजोन से खरीद ली, ये देखो मैंने फ्लिपकार्ट से खरीद ली, ये देखो मैंने प्रकाशक से मंगवा ली। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो फेसबुक पे किताब नहीं डाल के बिकी सूचना है। देते हैं। उसको किताब की बिक्री नहीं मानता हूं मैं, वो किताब की बिक्री नहीं है, वो संबंधों की बिक्री है ना? वो किताब की बिक्री नहीं है, वो आपके संबंध काम आ रहे हैं ना। तो उस तरह से अगर किताब बेचनी है तब तो मेरा कुछ भी बेच लो, फिर किताब ही क्या। फिर तो अगर मैं चदरें बेच रहा होता तो चदर भी बेच लेता, या मैं अगर पिज्जा बेच रहा होता पिज्जा भी बेच लेता। किताब बिकना तो नहीं हुआ। किताब तो तब है जब कोई लेखक की किताब को किताब की तरह लेके जाता है, किताब समझ करके लेके जाता है। इसलिए लेके जाता है कि उसको पढ़नी है, इसलिए लेके जाता है कि उसको उसकी 4 लाइनें शुरू वाली अच्छी लगी, या उसको उसका कवर अच्छा लगा, या उसने किताब के 2 पन्ने पलट के देखे, उसको प्रभावित किया, उसको लगा यार ये पढ़नी चाहिए मुझे, तब तो कहेंगे किताब की बिक्री। देखिए, 2 दृष्टि से बात कर सकते हैं हमेशा हम व्यवसाय को लेकर के। एक शुद्ध आर्थिक दृष्टि से, जिसमें सिर्फ एक पॉइंट होता है, भैया रेवेन्यू कितना आया। ठीक है, तब तो उस आधार पे हम देखते हैं किताबों में, आप बिक्री बहुत हुई, रेवेन्यू अच्छा आया। ठीक है। दूसरा, किताबें पाठकों तक कितनी पहुंची, दोनों में अंतर है। ज्यादा रेवेन्यू हमेशा इस बात की गारंटी नहीं है कि वो पाठकों तक किताबें पहुंच रही हैं। ये एक विडंबना है हिंदी में। अंग्रेजी में के मामले में थोड़ा बेहतर स्थिति है, हालांकि मैं बहुत अधिक उस व्यवसाय के बारे में नहीं जानता हूं, और जितना मैं समझ पाया हूं, मुझे लगता है अंग्रेजी में थोड़ी बेहतर स्थिति है। वहां लोग छांट के चयन करके पढ़ते हैं, लेके जाते हैं, क्योंकि मैं पुस्तक मेलों में भी देखता हूँ पुरानी किताबें भी वहां जो बिक्री के लिए आती हैं, तो उस पर लोग टूट के पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कोई सी भी किताब उठा के चल देंगे, बाकायदा 10, 20, 50 किताबें उल्टेंगे, उसमें से 4 किताबें निकाल के लेके जाएंगे। जबकि हिंदी में केवल पहले से ही सोच के आता है मुझे राजू जी की किताब लेके आनी है मेले से, क्योंकि यार राजू जी ने बोला था यार मेरी किताब आई है बोधि प्रकाशन से, लेके आना। तो ऐसे तो अगर लेना है तो भाई फिर बात अलग है। एक सवाल Sure. भाई साहब, एक सवाल जी। ये कहना चाहेंगे कि अभी हिंदी प्रकाशन जगत पे अगर केवल बात की जाए, तो अभी जैसे मुझे लगता है कि किताबों का हमेशा एक बड़ा खरीदार मध्यम वर्ग हुआ करता था, और अभी जो मध्यम वर्ग पिछले 20-30 साल में बदला है, उसमें जो स्कूलों में या
लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी होती चली जा रही है, तो जो हिंदी की किताबों के नए पढ़ने वाले लोग हैं, वो जो मान लीजिए कोई थोड़ा बड़ा पढ़ने में रुचि भी रखता है, तो वो भी मैं देखता हूँ कि वो अंग्रेजी के पल्प या लुगदी कुछ पढ़ लेगा, बशर्ते हिंदी की किताबों से। तो हिंदी के प्रकाशन जगत के सामने आपको क्या ये नहीं लगता है कि चुनौती है? क्योंकि जो नया पढ़ने वाला है, मान लीजिए हम लोग तो हो गए बाद में कोई किताब खरीदते हैं, क्योंकि 18-20 की उम्र बहुत ऐसी अच्छा होती है जब सबसे ज्यादा बिल्कुल रोमांच निश्चित रूप होता है से है, पढ़ने को। बिल्कुल जी निश्चित रूप से है ये। देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, कई बार क्या होता है, हम लोग को एक समय था जब हिंदी की किताबें तो अच्छी बिकती थी, संस्कृत की किताबें कम बिकती थी। हम धीरे-धीरे बहुत सारे लोगों के बीच में ये धारणा आ गया, संस्कृत तो बूढ़ों की भाषा है। बूढ़े लोग जो होते हैं पुराने-पुराने, वो बेचारे एक आध संस्कृत की दुकान ढूँढते हैं, कोई 4 किताबें वहाँ संस्कृत की जो उनको मिल जाती हैं, उसमें से वो ले आते हैं। आप जो कह रहे हैं कि नई पीढ़ी हिंदी की बजाय अंग्रेजी किताबों की तरफ जा रही है, क्योंकि मध्यम हाँ, वर्ग क्योंकि उसके बदल पढ़ने की रहा है। भाषा ही अंग्रेजी हाँ, स्कूल। उनके पढ़ने की भाषा ही वही हो गई है, मध्यम वर्ग बदल रहा है। तो मध्यम वर्ग अगर बदल रहा है, तो उसके जो बच्चे आएंगे, जो नई जनरेशन आएगी, जो भी युवा आएंगे, वो हिंदी की बजाय अंग्रेजी की किताब पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे, और हिंदी शायद पढ़ भी ना पाएंगे, उनको पढ़ने में दिक्कत भी आ रही होगी, जेन्युइनली दिक्कत आ रही होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिखाने के लिए कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हाँ, वो पढ़े ही अंग्रेजी माध्यम से, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से धीरे धीरे आगे बढ़े, तो उनकी जो भाषा है वो अंग्रेजी ही है, हिंदी नहीं है उनकी भाषा। ठीक है, तो ये, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि कुछ समय से ये बदलाव थोड़ा वापिस भी होने लगा, रिवर्स भी हो रहा है। हिंदी के प्रति भी थोड़ा रुझान युवाओं का होने लगा है। ठीक है, तो ये एक संकेत है, उम्मीद करते हैं कि एक जो संकेत ये मिला है जो युवाओं से, ये आने वाले समय में शायद बेहतर दिशा में जाएगा, ऐसा मुझे लगता है ना? हाँ, हम तो आमीन, हम लोग भी चुनौती ऐसी है उम्मीद कि हम करते हैं। युवाओं को कैसे जोड़ सकते हैं उसमें, तो निश्चित रूप से उसके लिए नए-नए तरीके सोचे जाने चाहिए। इस मामले में मैं शैलेश हाँ भाई की बहुत प्रशंसा करता हूँ, हिंदी युग वाले, जिनकी शुरू में हाँ, उन्होंने जहाँ से बात शुरू की थी, वो जिन्होंने शुक्ल जी को जी जी वो दिया, क्योंकि उन्होंने एक आंदोलन कह दीजिए शुरू किया, या कह लीजिए उस आंदोलन के अगुवा बने, वो नई वाली हिंदी नहीं, कह करके, नहीं हिंदी। हाँ, जिसमें उन्होंने युवाओं को जोड़ने की बहुत कोशिश की है। उनका सारा जो फोकस है, उनका जो केंद्र है, जो पाठक उनकी नज़र में है, वो सबसे पहले युवा है। उनकी ज़्यादातर जो किताबें हैं, हाँ, वो मुझे भी उसी लगता है कि मैं उन जी सॉरी, हाँ, कि मैं आप कुछ मतलब कह नई रहे हैं? वाली हिंदी का मैं कोई बहुत प्रशंसक, हाँ, नई वाली हिंदी का बहुत प्रशंसक ना होते हुए भी उसमें एक अच्छी बात यह है कि थोड़ी प्रकाशन में विविधता भी लाए हैं वो, तरह-तरह की एग्ज़ैक्टली, किताबें यही छापते यही हैं। मैं ये कहना मुझे चाह रहा हूँ मुझे कि देखिए, वो बहस अपनी जगह है, भाषा की शुद्धता, हुँ, भाषा का मानक स्वरूप, भाषा हाँ, की हाँ, बातें, वो बहस अपनी जगह हाँ, कायम है। उस बहस को 1 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं, तब हम देखते हैं, तो कम से कम युवाओं को हिंदी से जोड़ने के लिए एक प्रयास उनका बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है? है। तो उस नाते ये निश्चित है, रूप से जी। उनकी तारीफ की जानी चाहिए। इसमें कोई कहीं कोई संकोच हाँ, वाली नहीं बात है, नहीं है। इसमें ठीक है? तारीफ़ है उनकी, बाकी इसमें उनकी हिंदी, तारीफ़ है। शुद्ध हिंदी और मानक हिंदी, और क्या होना चाहिए और कैसे विषय वस्तु होने चाहिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह कायम है। उस पे मैं उस बहस को कोई हाँ, बिल्कुल माने ये तो उपेक्षित नहीं कर रहा हूँ या उसको अंतहीन नकार रहा बहस है। हूँ। वो अपनी जगह कायम रहेगी, और वो होनी भी चाहिए, उस पे बात होनी चाहिए, और होएगी, ज़रूर होगी। पर ये भी कि जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। जो अच्छा काम हो रहा है, तमाम जी, आपके इफ एंड बट के बीच में भी अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसको आपको अच्छा कहना ही चाहिए। अच्छा कहना चाहिए। जी। जी, राजू भाई साहब। अ, इस बार आप क्या पुस्तक मेले में नया लेकर आ रहे हैं? अ, अभी चल रहा है। पिछली बार हमने पहले आपको ध्यान होगा, हमने एक योजना शुरू की थी कई साल पहले, बोधि पुस्तक पर्व नाम से, जी, जिसमें 100 रुपए में 10 किताबें नाम से हमने एक पंचलाइन उसमें दी थी, और जी, वो 10-10 रुपए में एक किताब उपलब्ध करवाई। इसके 5 सेट निकाले,
और वो ऐसा नहीं कोई छोटी सी किताब थी, वो बाकायदा 100 पेज की किताब थी और सारे बहुत अच्छे लेखक थे उसमें। आपके तमाम देश के तमाम बड़े लेखक, मुद्दा गर्ग, ममता कालियार, चित्रा मुद्गल और चंद्रकांत देवताले और लीलाधर मंडल, तमाम बड़े बड़े लेखक उसमें छपे। ठीक है, तो उसके बाद में बाजार में कीमतें बढ़ने लगी किताबों की, तो हमने उसको ठीक उल्टा करना शुरू किया। हमने पिछली बार 5 रुपए की किताब निकाली। हालांकि वो किताब छोटी थी, बिल्कुल छोटी सी किताब है, वो मात्र 30-32 पेज की किताब है और छोटे साइज की है, एक्चुअल पॉकेट साइज है, पॉकेट में आ जाए इतना साइज है। उसके 30 किताबों का एक सेट निकाला एक साथ, 150 रुपए का पूरा सेट था और 5 रुपए की एक किताब थी, जिसका उद्देश्य था कि जो लेखक है उसकी एक झलक, उसका एक प्रतिनिधि रचनाएं थोड़ी सी पढ़ने वाले को आसानी से मिल जाए। लोगों की आमतौर पर हिंदी में 2 शिकायतें हमेशा रहती हैं। नंबर 1, सब टाइम ही नहीं है, कहाँ पढ़े, कैसे कब पढ़े, भागते रहते हैं, वहां जाते हैं, टाइम ही नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें कहाँ पढ़े। दूसरा, यार किताबें बहुत महंगी है, कैसे खरीदें। हमने इन दोनों चीजों को दूर किया। महंगी नहीं है, 5 रुपए की है। टाइम की जहां तक बात है, आप खड़े खड़े 10 मिनट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी दोनों शिकायतें हमने दूर की और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा पिछले मेले में। एक तो उस सेट को तो रिपीट करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा नया कुछ सोच रहे हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी 1-1.5 महीना है। प्रयास से आपसे अच्छे विचार जानने को मिला, काफी नई जानकारियां मिली। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका अनुराग जी, आपका भी। नमस्कार।